हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शीत युद्ध, कोल्ड वार। आपने चाहे इतिहास पढ़ा हो या ना पढ़ा हो या पहली बार पढ़ रहे हो, ये शब्द आपने पक्का सुना होगा। सुना सा लग रहा है ना, क्योंकि आपने सुना होगा। दो पड़ोसियों के बीच, दो रिश्तेदारों रिलेटिव्स के बीच, दो दोस्तों के बीच, दो दुश्मनों के बीच जो विवाद डिस्प्यूट होता है उसको बहुत सारे लोग किसकी संज्ञा देते हैं, किस नाम से एड्रेस करते हैं? तो कोल्ड वार नाम से एड्रेस करते हैं, शीत युद्ध नाम देते हैं। एक्चुअली शीत युद्ध, कोल्ड वार कोई युद्ध है ही ना है, याद रखना, कोई युद्ध नहीं है। अब फिर भी इसको युद्ध की संज्ञा दी गई, तो समझिए। इतिहासकार कहते हैं कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है या ऐसा युद्ध था जो युद्ध के मैदान पर नहीं लड़ा गया, ऑन द फील्ड नहीं लड़ा गया, मस्तिष्क दिमाग में लड़ा गया। एक ऐसा युद्ध था शीत युद्ध जो अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया, याद रखना, जो अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया, जो दिमाग से लड़ा गया। भूलना नहीं आपको। एक शांतहीन और व्यापक युद्ध था जो युद्ध से भी भयंकर था। मतलब जनरली जो महाभारत वगैरह आपने देखा होगा, अभी चल भी रहा है, तो समझ लो महाभारत से भी बड़ा। भाई ऑन द फील्ड आ जाओ, युद्ध के मैदान में आ जाओ, एक मारेगा दूसरा मरेगा, यही होगा ना। लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही मरते हैं, दोनों ही मेंटली ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो ईश्वर न करे किसी व्यक्ति को शीत युद्ध में फंसना पड़े, कोल्ड वार की समस्या झेलनी पड़े, कोल्ड वार का सामना करना पड़े। तो क्लियर हुआ ना। तो याद रखना, कोल्ड वार, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो युद्ध के मैदान पर लड़ाई नहीं जाता है, जो अस्त्र शस्त्र से लड़ाई नहीं जाता है, ये मस्तिष्क से रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और मस्तिष्क दिमाग से लड़ा जाता है। तो याद रखना, हम कोल्ड वार शीत युद्ध को 6 खंडों में, 6 फेज में डिवाइड करते हैं। हम क्या इतिहासकार डिवाइड करते हैं, तो इतिहासकार जो डिवीजन करते हैं वही बीइंग अ टीचर मैं आपके सामने डिलीवर करता हूं, और वही पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो जनरली शीत युद्ध की शुरुआत बहुत सारे इतिहासकार सेकेंड वर्ल्ड वार के लास्ट से मानते हैं, मतलब 1945 से मानते हैं। लेकिन अधिकांश इतिहासकार, मैक्सिमम जो इतिहासकार हैं, वो 1945 से नहीं बल्कि उससे भी पहले मानते हैं। मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया था ना, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। एक्चुअली बोल्शेविक का नेता था लेनिन, सुना होगा, और लेनिन के नेतृत्व में ही रूसी क्रांति सफल होती है। ओके। और रूस में एक साम्यवादी सरकार का गठन होता है। ठीक हुआ, क्लियर। और यहीं से कोल्ड वार की शुरुआत होती है। कोल्ड वार का फर्स्ट फेज माना जाता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति से। एक्चुअली रूस में साम्यवादी सरकार बनी थी, और जो अमेरिका या इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह थे, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले थे, ये सब पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले थे। इसलिए यहीं से ना दोनों में मतभेद प्रकट होने लगते हैं। लेकिन जनरली बोल्शेविक की क्रांति से नहीं बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वार से अमेरिका और रूस में ज़्यादा तानातनी होने लगती है। एक्चुअली धुरी राष्ट्रों के खिलाफ
मित्र राष्ट्र एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, ध्रुवी राष्ट्रों को हराना चाहते थे। मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में पढ़ाया। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही क्या हुआ, फिर से मित्र राष्ट्रों के बीच में ही आपस में ही मतभेद उजागर होने लगे और आपस में ही डिस्प्यूट होने लगे। डिस्प्यूट होना भी लाजमी था। एक्चुअली दुनिया में दो बड़ी शक्ति निकल कर आती हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। एक तरफ था रसिया, सोवियत संघ, हाँ, और दूसरी तरफ था अमेरिका। तो दुनिया ना मोस्टली दो गुटों में बढ़ जाएगी। कुछ देश अमेरिका के साथ होंगे और कुछ रसिया, रूस के साथ होंगे। रूस मतलब सोवियत संघ, सोवियत रिपब्लिक के साथ होंगे। और फिर धीरे 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 अमेरिका और रूस में मतभेद बहुत बढ़ने लगेंगे। बस ये मतभेद युद्ध का रूप नहीं ले पाते हैं आपस में। अगर दोनों आपस में इतनी ताकतवर शक्ति थी कि अगर दोनों आपस में भिड़ती ना तो पक्का था थर्ड वर्ल्ड वार आ जाता। तो बहुत बड़े पैमाने पर इनके साथ कई सारे देशों का समर्थन भी था। कुछ अमेरिका के फेवर में थे, कुछ रसिया के फेवर में थे। तो जो अमेरिका रसिया गुटों के खिलाफ एक्शन लेता उसका विरोध रसिया एंड गुट करते, और जो रसिया एंड उसके गुट जो थे साथी वो अमेरिका या अमेरिका के साथियों के खिलाफ एक्शन लेते तो इसका विरोध अमेरिका और अमेरिका का गुट करता था। तो तेजी से गुटबाजी चलने लगी। इसी को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इसी के बाद मैंने बताया था यूएनओ की क्लास में, जब आपको मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने बताया था 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बन जाता है। लेकिन यूएनओ बेचारा पंगु, लंगड़ा और कमजोर हो गया, और बेचारा कमजोर लंगड़े के समान शीत युद्ध देख पा रहा था और वो शीत युद्ध को रोक ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली शीत युद्ध को हम लोग इन 6 प्रमुख पार्ट में बांट कर देखते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कोल्ड वार को तेजी से क्या किया, आग में घी देने का काम किया, और ये कोल्ड वार तेजी से व्यापक होने लगा और इसका प्रसार दूसरे भी देशों तक या दुनिया के दूसरे भाग तक पहुंचने लगा, जिसका खामियाजा ये हुआ कि गुटबाजी अपने चरम पर पहुंचने लगी। तो ये पॉइंट तो आपको एकदम माइंड में सेट करना है, ठीक। तो 2-4-5 पॉइंट हुआ। जैसे आपने सुना होगा कि रूस की सफल क्रांति के बाद क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति के बाद, कि चाइना में भी क्रांति हुई और चाइना में भी रूस की तरह साम्यवादी सरकार बनी, इस्टेब्लिश हुई। तो अब अमेरिका और डर गया कि अभी तक रूस ही था और अब चीन में भी साम्यवादी सरकार बन गई। अब धीरे धीरे यूरोप, या यूं कहें कि पूर्वी यूरोप, आधे यूरोप तक साम्यवादी प्रभाव परिलक्षित होने लगा, साम्यवादी प्रभाव दिखने लगा। इससे भी अमेरिका बहुत ज़्यादा डरा। तो चीन में भी साम्यवादी सरकार का इस्टेब्लिश होना ये पूंजीवादी या अमेरिका के लिए बहुत ही उसको गलत महसूस होने लगा और गिल्टी फील करने लगा कहीं ना कहीं अमेरिका। और उसने क्या किया, महासभा, यूएनओ की महासभा सुरक्षा परिषद में जो चाइना की दावेदारी थी उसके खिलाफ हो गया अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहता था कि यूएनओ में, सुरक्षा परिषद और महासभा में, अभी तक हम लोग रूस से ही, रसिया से ही परेशान थे, अब उसकी तरह चाइना भी आके बैठ जाए, है ना। तो ये भी कोल्ड वार में एक बड़ा रीजन था। अब उसके अलावा आपने सुना होगा बर्लिन दीवार, दक्षिण, और आपने सुना होगा कोरियाई युद्ध। तो कोरियाई युद्ध, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध होने लगे। वो तो कहो कि 1953 में युद्ध समाप्त हो गया,
तो एक कोरिया का अमेरिका समर्थन कर रहा, एक कोरिया का रसिया समर्थन कर रहा। तो इस तरीके से गुटबाजी बढ़ने लगी। कोल्ड वार, यही कोल्ड वार है। हाँ, और एक तो हुआ कोरिया गणराज्य, मतलब कोरिया के बीच में युद्ध होना। और एक आपने सुना होगा बर्लिन की दीवार, बहुत ऐतिहासिक है, सुना होगा आपने बर्लिन की दीवार। तो जो बर्लिन की दीवार का कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लो आप, ठीक। बर्लिन की दीवार तो 1961 में, 1961 में बर्लिन की दीवार बनती है। एक्चुअली बर्लिन कहाँ है, तो मैंने आपको जर्मनी के एकीकरण में या जब नाजीवाद पढ़ाया था तब भी बताया था, बर्लिन जर्मनी में है। तो क्या होता है कि जर्मनी पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों का अधिकार हो जाता है। तो पूर्वी जर्मनी पर कंट्रोल कर लेता है रूस, रसिया, और पश्चिमी वेस्टर्न जर्मनी पर अधिकार हो जाता है अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड आदि का, ठीक। तो क्या करता है, रूस बनवा देता है दीवार 1961 में, ठीक। पूर्वी जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, दो पार्ट में बट गया जर्मनी। किसके बाद, 1961 के बाद। हुआ क्लियर। 28 साल बाद, कितने साल बाद पूछा गया प्रश्न है, पॉइंट शुड बी नोटेड। 28 साल बाद क्या हुआ, 1989 में, 1989 में, कब, 1989 में 28 साल बाद ये बर्लिन की दीवार ढा दी गई, तोड़ दी गई, और अब जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, पॉसिबल हुआ। नहीं हुआ क्लियर। तो यहीं से बर्लिन की दीवार टूटने से ही आपस में एक्चुअली समझौता हो जाता है। सुना होगा, एक रूसी राष्ट्रपति है गोर्स्कोव, है ना, तो सुना होगा आपने। तो जो रूसी राष्ट्रपति है 1989 में है, ये बड़ा शांति प्रिय है और ये जानता है कि रूस का विकास नहीं हो सकता है अगर हम इसी तरीके से फंसे रहेंगे युद्ध में। तो इसी तरीके से अगर हम इस समस्या में फंसे रहेंगे तो रूस और यूरोपीय अमेरिका देशों में समझौता होता है और अल्टीमेटली इस बर्लिन की दीवार को ढा दिया जाता है। और यही 89 में, 1989 में क्या हुआ, कोल्ड वार की, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। किसको लेकर, बर्लिन की दीवार का ढहना गिरना क्या था, कोल्ड वार की समाप्ति थी। अब मजबूरी भी थी रूस के लिए। अब एक समय था कि रूस बड़ा ताकतवर था, लेकिन अब अंतरकलह, गृह युद्ध, आपस में ही जो उसकी स्थिति थी आर्थिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो पूरी तरीके से रूस फंस गया था। तो अपनी घर की समस्या सॉल्व करे बेचारा कि दूसरे देश की समस्या को देखे। तो इसीलिए मजबूरन रूसी प्रेसिडेंट को बैक टू पवेलियन होना पड़ा, ठीक ना। और अब क्या होगा, अल्टीमेटली अंतोगत्वा 1991 में, 1991 में, याद रखना कब, 1991 में, 1991 में जो सोवियत संघ है, सोवियत रिपब्लिक है, वो 15 देशों में टूट गया। याद रखना कितने देशों में, 15 देशों में टूट गया। तो मतलब यूं कहें कि रूस से अब 14 नए देश निकल कर आए, ठीक। तो ये 14 देश हैं जिनका उदय क्या हुआ, शीत युद्ध के बाद हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। अब सोवियत संघ नामक शब्द इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में जुड़ जाएगा। अब हम सोवियत संघ नाम के शब्द का प्रयोग आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका एक्सिस्टेंस, उसका अस्तित्व अब रहा ही नहीं।
तो 1991 में सोवियत संघ कितने देशों में, राष्ट्रों में बढ़ गया? तो 15। मतलब रूस से अब कितने राज्य अलग हुए? तो 14। इन 14 राज्यों का नाम आपको नोट कर लेना है, जॉर्जिया से लेकर लिथुआनिया तक। नहीं तो रूस बहुत ताकतवर था, कोई एक आविष्कार करता था ना अमेरिका, तो रूस दो दो आविष्कार करता था, इतना ताकतवर था। लेकिन एक इसी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जैसे ये डिजॉल्व हुआ, वैसे ही अमेरिका का एक छत्र राज हो जाता है। अब अमेरिका को टक्कर देने वाला दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं रही। हाँ, ठीक ना। तो और ये 6 चरण हैं, कोल्ड वार शीत युद्ध की जो 6 चरण हैं वो ये हैं। तो कुछ इतिहासकार 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही कोल्ड वार की शुरुआत मानते हैं, कुछ 1945 से। तो ये जो पहला चरण है, ये जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज है, 1917 से लेकर 1945 तक था कंपटीशन यहाँ भी रूस और अमेरिका के बीच में, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में नहीं था, बस अंदर ही अंदर था। लेकिन वो अब कंपटीशन विश्व देखेगा 1945 के बाद में। तो ये पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बोल्शेविक क्रांति वाला। लेकिन यहाँ पर दोनों के मतभेद आपस तक ही सीमित थे, लिमिटेड थे, वो उजागर नहीं हुए थे, डिस्क्लोज नहीं हुए थे। लेकिन 1945 के बाद दोनों के डिस्प्यूट मैटर डिस्क्लोज होने लगे। ठीक, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 6 चरण। और ये 14 देश जो रूस से अलग हुए, तो अगर पूछा जाए सोवियत संघ का विघटन कितने देशों के रूप में हुआ, तो 15। या अगर ऐसा पूछा जाए रूस से कितने राष्ट्र अलग हुए, तो 14, 14। ये 14 आपके सामने। तो रूस ना समर्थन भी बहुत करता था भारत का, जो सोवियत संघ या रूस था वो भारत का बड़ा समर्थन करता था। और अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता था। 1965 में जो युद्ध हुए, 71 में, 1971 में हुए, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, जबकि भारत का पक्ष रूस ने लिया। तो इसी तरीके से दुनिया में कई सारे विवाद हुए, मैंने बताया ही, वो चाहे कोरियन विवाद हो, हाँ, ये बर्लिन वाला मैटर हो, या फिर क्यूबा में डिस्प्यूट हुआ था, ताइवान को लेकर डिस्प्यूट हुआ, अफगानिस्तान को लेकर डिस्प्यूट हुआ, तुर्की ईरान को लेकर डिस्प्यूट हुआ, तो दुनिया इजराइल और अरब देशों को लेकर डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ। तो दुनिया में किसी भी देश में अगर विवाद होता, डिस्प्यूट होता, तो अगर एक तरफ एक देश का साइड ले रहा है, पक्ष ले रहा है रसिया, रूस, सोवियत संघ, तो दूसरे साइड का, दूसरे पक्ष का समर्थन करता अमेरिका। तो इस तरीके से जो अमेरिका के साथी थे वो कहते भाई अमेरिका सही कह रहा है, अमेरिका सही कह रहा है। जो रूस के साथी होते वो कहते भाई रूस सही कर रहा है, रूस सही कर रहा है, या रूस जिसका फेवर करता वो सही था और अमेरिका जिसका फेवर करता वो अमेरिका सही था। अब बेचारा यूएनओ कुछ डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या है? कोल्ड वार है, शीत युद्ध है ना। कभी आपने सामना भी किया होगा, मैंने तो बहुत सामना किया, मेरे पीठ के पीछे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये तिवारी क्या पढ़ाता, कुछ नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता तो मैं हूँ। तो मैं सुनता हूँ, अब यही बात मैं भी किसी दूसरे आदमी से बोल दूँ तो मेरा और उस आदमी के बीच में क्या हो जाएगा? कोल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे वो औरतें, लेडीज वगैरह नहीं, गाँव में परपंच आपस में बातचीत करती रहती हैं, बिना बातचीत परपंच करे उनका पेट फूलता रहता है ना, खाना पीना पचता ही नहीं है। तो वो क्या है? कोल्ड वार ही तो है। मतलब जब तक शीत युद्ध में शामिल ना हो जाएं, जब तक खाने नहीं पचता है। तो जो कोई महिला होगा तो भाई बुरा नहीं मानेगा, मैं तो वुमेन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, गर्ल्स फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जग जाहिर है, तो जग जाहिर हैं तो थोड़ा सा उनका फेवर करने में बहुत बड़ा अपराध नहीं हो जाता है ना। तो बस हमारा ध्येय, हमारा मोटो है इतिहास को समझना, चाहे जैसे भी नज़दीकी एग्जाम्पल से समझा जाए।
तो हुआ क्लियर, कोल्ड वार शीत युद्ध। तो शीत युद्ध कोल्ड वार कोई युद्ध है क्या जो ऑन द फील्ड लड़ा जाता, तो बोलेंगे ना जी नहीं, ये मस्तिष्क की उपज है, ये मस्तिष्क में लड़ा जाता है, दिमाग से उस सामने वाले को डिफीट करने की सोची जाती है। हाँ, तो दो गुटों में लड़ाई हुआ तो एक गुट का हम फेवर करेंगे, दूसरे गुट का वो, ये क्या है, गुटबाजी ही कोल्ड वार है, शीत युद्ध है। ओके, तो ये पूरा जो पॉइंट है, मैटर है, वो नोट कर लेना। एक जो मैंने बताया कोरियाई युद्ध कब समाप्त हुआ, 1953 में, ये भी याद रख लेना। हाँ, इजराइल अरब भी लड़ाई हुई, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ताइवान मैटर, ईरान तुर्की मैटर, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये ज़्यादा ध्यान देना है बस। 6 कितने चरण रहे, 6 चरण रहे। इसके पहले चरण की शुरुआत कब हुई, फर्स्ट फेज की 1917, और कोल्ड वार के अंतिम चरण की समाप्ति कब हुई, 1989 में, 1989 में। तो 1989 में कौन सी बड़ी घटना हुई, तो बर्लिन की ऐतिहासिक दीवार तोड़ी गई। ठीक हुआ क्लियर, तो ये भी क्लियर रखना है। और सोवियत संघ से कि कितने सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में, और कितने देशों में हुआ, 15 देशों में। घुमा के पूछ ले कि रूस से कितने देश अलग हुए, तो 14। अच्छा, कब हुआ, 1991, और उस दिन क्रिसमस था, 25 दिसंबर था, तो दूसरे ही दिन मतलब 26 दिसंबर में ये होता है, मतलब क्रिसमस के दूसरे दिन 26 दिसंबर 1991 को, 1991 को ऐतिहासिक सोवियत संघ का विघटन 15 राष्ट्रों में हो जाता है। इन राष्ट्रों का नाम याद रखना, ना याद हो तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना समझ में आ जाए कि 4 ऑप्शन में आए कि ये बताइए रूस या सोवियत संघ का विघटन के बाद कौन से राष्ट्र का उदय हुआ या नहीं हुआ, तो इतना पता रहे कि ये देश विघटन के बाद निकल कर आए हैं। इनके अलावा कोई देश पूछ ले तो वो विघटन के बाद नहीं, विघटन के बाद उसका ओरिजिन नहीं होता है, उसका उदय नहीं होता है। हाँ, तो ये शीत युद्ध का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो लाइक वीडियो को करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा सीरीज समाप्त हो गया। अब हम लोग कल से क्या करेंगे, साउथ इंडियन डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनको अब हम समाप्त करेंगे। तो लगभग 16-17 राजवंश हैं, डायनेस्टी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, साउथ इंडियन डायनेस्टीज़। हम लोग एक एक करके पूरी डायनेस्टीज़ को समाप्त करेंगे। देन आफ्टर हम लोग नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज़ पर आएंगे, उत्तर भारत के राजवंश पढ़ेंगे, और वहाँ पर भी लगभग 20-22 करीब इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे। जनरली टीचर्स क्या करते हैं या यूट्यूब चैनल कि इस पॉइंट को, इस सेगमेंट को रिमूव कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं, लेकिन मैं उनको भी पढ़ाऊंगा। आप लोगों की डिमांड है तो हम वो पोर्शन ज़रूर कवर करेंगे जो कठिन है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जिनको लोग अवॉइड कर देते हैं हम लोग उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो दक्षिण भारत के लिए तैयार है ना, तैयार रहिए, और वीडियो पर लाइक कमेंट करते रहिए, और अच्छा लगे आपको जानकारी तो लिंक को शेयर भी कर दिया करिए। तो मिलते हैं हम लोग दक्षिण भारत के साथ कल से। ओके, तो ये सब नोट हो गया होगा आपके द्वारा।